जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में स्वयं का आकलन करने का सबसे सटीक तरीका होता है टेस्ट सीरीज। जी हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन कर रहे हैं, वहां क्या प्रश्नों की गुणवत्ता वर्तमान परीक्षा के पैटर्न को मैच करती है। क्या वहां जो प्रश्नों का स्तर है वर्तमान परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के स्तर को मैच करता है। जी हाँ, ऐसा ही टेस्ट सीरीज है चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज। चंद्रा एकेडमी कई वर्षों से टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में विद्यार्थियों का विश्वास हासिल कर चुका है। चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज की यही खासियत है कि वर्तमान परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी टेस्ट सीरीज दिलाएं जहां अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ आपका कंपटीशन हो, अर्थात जहां बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट दिला रहे हैं। जब आप बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच बैठ के टेस्ट दिलाते हैं, तो कई हजार की संख्या में आप स्वयं का आकलन कर पाते हैं, आपको आपका रैंक मिलता है और आप परीक्षा में आप किस रैंक पे पहुंचेंगे इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी चंद्रा एकेडमी एक बेटर ऑप्शन है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज की एक और विशेषता है। यदि आप यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो आप उन अभ्यर्थियों के साथ तो टेस्ट सीरीज देंगे ही जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या पहली बार टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं। लेकिन चंद्रा एकेडमी के टेस्ट सीरीज के अभ्यर्थियों में काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीजीपीएससी की परीक्षाओं में तथा व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और स्वयं का आकलन कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन चयनित अभ्यर्थियों से भी है, नए अभ्यर्थियों से भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आपने चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, तो जान लीजिए 2 नवंबर छत्तीसगढ़ भूगोल के पहले भाग से यह टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो गई है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर अलॉट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में तो आप टेस्ट दिला भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। 29 जनवरी तक यह टेस्ट सीरीज चलेगी। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज की और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस तो संचालित है ही, लेकिन चंद्रा एकेडमी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। चंद्रा एकेडमी की सारी ऑफलाइन कक्षाओं को आप घर बैठे ऑनलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी की सारी कक्षाएं जैसे कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम की कक्षा आप लाइव मोड में या रिकॉर्डेड मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस डिटेल दी हुई है। आप चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या इस क्यूआर को स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स और व्यापम की कक्षाओं की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी और इसमें वीडियोस की संख्या लगभग 1200 से अधिक है और वर्तमान में जितने भी नए वीडियोस बनेंगे वो आपके कोर्स में ऐड होते जाएंगे। इसके साथ ही आप मेंस की कक्षा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की कक्षा भी आप रिकॉर्डेड मोड में या लाइव मोड दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के कोर्स की वैधता रहेगी 2 साल। इसके अतिरिक्त यदि आप केवल मैथ्स की कक्षा भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी फीस रहेगी मात्र 999। मेरे द्वारा मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा मात्र 999 रुपए में, जिसकी वैधता 6 महीने की रहेगी और 200 से अधिक वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त आप छत्तीसगढ़ भी पृथक ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंप्यूटर की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापम का आप यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आपको एडीओ, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर सभी के वीडियोस उपलब्ध होंगे, तो 1000 से अधिक वीडियो लेक्चर के साथ आप व्यापम की कक्षा भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे आप शॉर्ट टर्म बेसिस अर्थात मात्र 2500 रुपए की फीस या ईयरली बेसिस 6999 रुपए की फीस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ईयरली पैकेज महंगा लगे या फीस ज्यादा लगी या इकोनॉमिकली थोड़ा डिफिकल्टी है हमारे पास, तो मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है जिसमें आप प्री मेंस और व्यापम जिसमें 2500 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं, आप मात्र 995 रुपए प्रति माह देकर भी ज्वाइन कर। चलिए सेकेंड पेपर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, लाइवलीहुड कॉलेज के संबंध में सत्य कथन है। भाई लाइवलीहुड कॉलेज के संबंध में
छत्तीसगढ़ का लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना सुकमा जिले में किया गया। जी हाँ, सुकमा में भी किया गया है और भी जिलों में है। तो पहला कथन तो हमारा सही है। लाइवलीहुड कॉलेज का अन्य नाम गुजर बसर कॉलेज या आजीविका महाविद्यालय है। भाई ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग प्रदान करना है। जी हाँ, आजीविका शब्द का ही उद्देश्य यही है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार तीनों कथन हमारे सत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। देखिए भाई, पिछले वीडियो में कुछ लोगों को समस्या थी कि भाई थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है, ज्यादा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कमेंट था। अगर इस वीडियो में भी इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिले तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही जैसे जैसा क्वेश्चन आते जा रहा है, आप साथ में आंसर को कमेंट करते जाइए। जो टेस्ट दे चुके हैं उनके तो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे ही, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है उनके लिए ये वीडियो एक रिवीजन के तौर पे काफी उपयोगी है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान क्या है। भाई आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न है। आने वाले समय में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एक पेपर या एक वीडियो की सीरीज हम जरूर लॉन्च करेंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान क्या है। तो याद रखना है कि हमारे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, क्योंकि वर्तमान में केंद्र और राज्य, सेंट्रल और स्टेट का जो अंशदान है वो कितना है, 60 और 40। यानी छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान कितना हो जाएगा, 40। क्योंकि दिए गए ऑप्शन में 40 नहीं था, इसीलिए इसे हटा दिया गया है। तो याद रखना है 2015 से सर्व शिक्षा अभियान में राज्य और केंद्र के अंशदान की बात करें तो केंद्र 60 है और राज्य जो है वो 40 है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है। तो फ्रांस के प्रीफेक्ट से की जा सकती है। जिन्हें नहीं पता है इसे रट लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रशासनिक अधिकारी को निम्न प्रशासनिक अधिकारी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको सारे सचिव के पद दे दिए, मुख्य सचिव दे दिया है, सचिव दे दिया है, प्रमुख सचिव दे दिया है, अपर सचिव दे दिया है और उप सचिव दे दिया है। तो देखिए याद रखेंगे कि जो अपर सचिव होता है, जो अपर लिखा हुआ है, अपर मतलब वो सबसे ऊपर होगा, ऐसा नहीं, अपर मतलब वो सचिव की कैटेगरी में सबसे नीचे रहेगा। तो सबसे नीचे तो हमारा अपर सचिव रहने वाला है। तो याद रखना है सबसे पहले नंबर पे होता है मुख्य सचिव। तो हमारा एक आंसर हो गया पहला, जो हमारे सभी ऑप्शन में दिया गया है। मुख्य सचिव के बाद दूसरा हमारा होता है प्रमुख सचिव, यानी पहले के बाद आ जाएगा हमारा क्या, दूसरा। प्रमुख सचिव के बाद होता है आपका सचिव, सॉरी, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका तीसरा। तीसरा के बाद आ जाएगा दूसरा। पहले मुख्य सचिव होगा, फिर प्रमुख सचिव होगा, फिर सचिव होगा, उसके बाद उप सचिव होगा, तो दूसरा के बाद होगा पांचवा और आखिरी में क्या आएगा, चौथा। तो पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा यहां नहीं है, यहां नहीं है, पहला तीसरा दूसरा है, लेकिन फिर पांचवा और चौथा होना चाहिए, चौथा और पांचवा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमारे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत डिलीट किया गया है। तो सही क्रम आप याद रखेंगे। इसके बीच में और भी क्रम है, संयुक्त सचिव भी बीच में रहेगा, सबसे आखिरी में आपका रहेगा क्या, अपर सचिव। ये लिंक करके हमेशा याद रखिए कि मुख्य सचिव सबसे ऊपर और अपर सचिव रहेगा सबसे नीचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता आपने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा होगा, कौन करता है, मंत्रिमंडलीय सचिव करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन कब हुआ था। तो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन हुआ था 25 अगस्त 2005। फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे फैक्चुअल भी दिखेंगे जहां आपको डेटा रटना होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ आंसर को भी आप कमेंट करिए, चलिए करते चलिए, तो आपकी भी प्रैक्टिस होते जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रादेशिक विज्ञान केंद्र साइंस सेंटर कहाँ स्थापित है। तो प्रादेशिक विज्ञान केंद्र याद रखना है
12 जुलाई 2012 से, कब से? 12 जुलाई 2012 से कहां पर है? रायपुर में है। 12 जुलाई 2012 से कहां पर स्थापित किया गया है? रायपुर। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी आत्मानंद भाई बहुत चर्चा में रहता है, पूरे देश भर में चर्चा में रहता है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का प्रारंभ कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे, 1 नवंबर 2020। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विधानसभा अध्यक्ष और उनके कार्यकाल को हमें सुमेलित करना है। विधानसभा अध्यक्ष और कार्यकाल, ठीक है, तो इधर हमारे अध्यक्ष दे दिए हैं और इधर हमारे कार्यकाल दे दिए हैं। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। ठीक, देखिए जोड़ी बनाओ वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, हो सकता है आपसे जल्दी बन जाए। तो जोड़ी बनाओ की यदि हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के गठन के सब छत्तीसगढ़ के गठन के समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। आप सभी ने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा होगा। तो छत्तीसगढ़ के गठन कौन था? गठन का समय कब था? 2000 से 2003। तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल अर्थात ए का होगा तीसरा, 2000 से 2003। तो ए का तीसरा आपका ये वाला है, ये वाला है, अर्थात ये दोनों तो आपका आंसर कतई नहीं हो सकता। अब पहला आपने पढ़ा होगा और अभी का आपको पता होगा, चरणदास महंत जी है। तो डी चरणदास महंत, यानी 2019 से लेकर के अब तक। भाई चुनाव है, आपके पास जब ये वीडियो आएगा तब तक हो सकता है आप अपना मत डाल चुके हैं, और कुछ क्षेत्र के तो मत 7 नवंबर को डाल ही चुके हैं। तो आने वाले समय में यानी चुनाव के परिणाम के बाद ये डेटा बिल्कुल बदलेगा, लेकिन अभी तक के लिए तो डेटा यही रहेगा। तो चरणदास महंत यानी डी का होगा दूसरा। तो डी का दूसरा ये भी है, ये भी है, तो सब दे दिया है, लेकिन ये दो तो हमारा आंसर नहीं है। अब आपको इनमें से किसी एक को चेक करना है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से तो आपको पता होगा, चरणदास महंत के जस्ट पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे गौरी शंकर अग्रवाल। तो गौरी शंकर अग्रवाल कब से कब तक थे? 2014 से लेके 2018 तक। तो सी का हो जाएगा क्या? चौथा। सी का चौथा यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। ठीक, और धर्मलाल कौशिक हो जाएंगे 2009 से 2014 तक। जोड़ी बनाओ में सभी को बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभार एक से भी पूरा आंसर मिल जाता है, और कभी कभार दो आपको नहीं भी पता हो तो भी आपको आंसर मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक वन परियोजना मंडल कहाँ नहीं है? तो भाई औद्योगिक वन परियोजना मंडल आपका कोरबा है, जगदलपुर है, रायगढ़ है, और यही तीन है, केवल बिलासपुर नहीं है। इसीलिए आपको याद रखना है कि बिलासपुर ही इसका आंसर है। क्या? औद्योगिक वन परियोजना मंडल। वन परियोजना मंडल की संख्या 9 है, ठीक है। वन वृत्त की संख्या आपकी 6 है, जिसमें बिलासपुर शामिल है, लेकिन वन औद्योगिक वन परियोजना मंडल की बात करें तो वो तीन है, वो यही तीन है, कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़, इसीलिए बिलासपुर नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है, छत्तीसगढ़ में कौन सी हवाई पट्टी केंद्र सरकार के अधीन है? तो केंद्र सरकार के अधीन, देखिए ये अगडी हवाई पट्टी जसपुर वाला, ये तो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, कोरबा भी नहीं है, अब बैकुंठ की भी नहीं है। तो इकलौता आपका बचा है नंदिनी, केवल 3। ऑप्शन नंबर 3 नंदिनी की जो हवाई पट्टी है वो केंद्र सरकार के अधीन है, बाकी सब राज्य सरकार के अधीन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है? तो ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बोलना है ना, तो वो है अंबिका चरण शुक्ल, महाकौशल। इस समाचार पत्र जो साप्ताहिक पत्र था इसका नाम था महाकौशल। तो साप्ताहिक बोलेगा तो आपका आंसर है अंबिका चरण शुक्ल, महाकौशल के लिए। और यदि मासिक बोलेगा तो वो है माधव राव सप्रे, छत्तीसगढ़ मित्र के लिए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। चलिए सरल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या दर कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या दर आपको रट के रखना है 47.68%। ये कार्यशील प्रतिशत है। कार्यशील जनसंख्या दर ये होता है कि उस
जगह की जनसंख्या, उस जो भी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, चाहे जिला हो, उस जगह की जो जनसंख्या है, निवासरत जनसंख्या, उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रोजगार कार्यों में संलिप्त है, वही कहलाता है क्या, कार्यशील जनसंख्या दर या कार्यभागिता दर या कार्यशीलता दर। ठीक, वो आपका आंसर क्या होगा, 47.68% याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर का वर्गीकरण दिया गया है, इसमें कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी के सोर्स एलन वर्मा की जो भूगोल की किताब है, उसके आधार पर इसके आंसर को तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत तीन ही कैटेगरी दी गई है। तीव्र वृद्धि एवं ह्रास का समय, ये जो माना गया है 1901 से 1921, इस दौरान काफी तीव्र वृद्धि हुई, लेकिन आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और महामारी के कारण जनसंख्या हानि भी हुई है, तो इसीलिए तीव्र वृद्धि और ह्रास की अवधि मानी गई है 1901 से 1921। मध्यम वृद्धि जैसा कोई भी पैमाना नहीं दिया गया है। तीसरा, सामान्य वृद्धि यानी 1921 से 1951 तक सामान्य वृद्धि मानी गई है, जो किसी ऑथेंटिक सोर्स में लिखा है वही आपको रटना है, अपने मन से उसको कैटेगराइज नहीं कर देना है। फिर अधिक वृद्धि का समय 51 से 2001 नहीं है, अधिक वृद्धि का समय छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी के अनुसार 51 से 2011 है, इसीलिए हमारा आंसर होगा क्या, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, और छोटा कर देते हैं इसे ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक बार में दिख सके। चलिए, आई थिंक अब पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु जनगणना नगर के मानदंडों को पूरा करते हैं। ठीक है, जनगणना नगर के मानदंडों को पूरा करते हैं जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। जी हाँ, देखिए जनगणना नगर वे नगर होते हैं जो किसी भी नगर पालिका की अनुसूची में नहीं रहते। ठीक है, और नगर पंचायत में भी नहीं रहेंगे, नगर पालिका में भी नहीं रहेंगे, नगर निगम में भी नहीं रहेंगे, यानी यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ग्राम कहने की अपेक्षा में अधिक है। ठीक, तो नगर लायक जनसंख्या नहीं सोचना है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि किसी प्रतिष्ठित बुक में ये 50,000 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि 50,000 नहीं है, वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000, कि वहां की कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000, न कि 50,000। ठीक, दूसरा, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये डेटा गलत है, इसकी जगह सही डेटा आपको 5वें नंबर में दिया गया है, तो पहला तो हमारा सही ही है, 5,000 ध्यान रखना है। उस क्षेत्र का जनघनत्व कम से कम कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तो वो जनगणना नगर कहलाएगा। कुछ कुछ मापदंड है, पहला मापदंड कम से कम जनसंख्या 5,000, दूसरा मापदंड क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व जो है 300 व्यक्ति नहीं, कम से कम कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति होना चाहिए। तो भाई पहला और पांचवा तो आपका सही है, अब पहला और पांचवा ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, यानी आपका आंसर होगा सी या डी। और बाकी पढ़ते हैं, तीसरा क्या लिखा है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% कृषि कार्य में, गैर कृषि कार्य में संलग्न हो या कृषि कार्य में संलग्न ना हो, दोनों तरीके से इसे लिखा जा सकता है, तभी तो शहरी कहलाएंगे ना। 75% से अधिक अगर कृषि कार्य में संलग्न है तो ग्रामीण क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए तीसरा वाला भी उसके मापदंड को फुलफिल करता है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर किसी कार्य में संलग्न हो, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 10,000 हो। नहीं, अभी मैंने आपको बताया कितना होना चाहिए, 5,000। तो ये तीन मापदंड जो है आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। एक्चुअल में 4 मापदंड है, पहला मापदंड तो यही है कि किसी नगर पालिका में वो अधिसूचित नहीं होना चाहिए, नगर पालिका, पंचायत, निगम, इस क्षेत्र का वो क्षेत्र नहीं होना चाहिए, पहला मापदंड। दूसरा, जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए। तीसरा मापदंड, जो जनसंख्या है उसमें पुरुष जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। और चौथा मापदंड है कि जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये चारों याद रखेंगे, इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और पांचवा। चलिए आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति लिंग अनुपात
जिलों के आधार पर सर्वाधिक राजनांदगांव ही है। ये आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग रटे होंगे, तो याद रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात जिलों के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात किसका है, यानी एससी लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, तो राजनांदगांव का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं भाई, जोड़ी बनाओ वाला, जोड़ी बनाओ नहीं कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। चलिए, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा संचालित संकाय में शामिल है। भाई ये कला एवं संगीत विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र से संबंधित या शिक्षा से संबंधित यहाँ पर अध्ययन नहीं होगा, केवल कला होगा। तो कला में कला तो आता ही है, दृश्य कला आता ही है, शिक्षण नहीं आता, संगीत कला के अंतर्गत आता है, योग कला नहीं है, योग नहीं आएगा, लोक संगीत कला के अंतर्गत है, चित्रकला कला है, शिल्प कला कला है, यानी तीसरा और पांचवा जहां जहां दिखेगा वो आपका आंसर नहीं है, यानी होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा को मत छांटते रहा करो, जो कम है काटने वाला पहले उसे छांटो, ज्यादा को ढूंढोगे तो समय भी लगेगा, कंफ्यूजन भी होगा। दो चीज जो नहीं है वो जिस जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर नहीं है, ऐसे ऑप्शन को आप छांटा करें तो क्या कभी कभार क्या ना हड़बड़ी में गलती होती है, तो गलती होने का चांस कम रहे। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ईसाई धर्म को मानने वाली सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में? बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी को पता है, आंसर क्या है? जशपुर। चलिए आगे चलते हैं। 19वां, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर को किस वर्ष तक 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर को याद रखना है 2030 तक, 2030 तक जो हमारे द्वारा आंसर लिया गया है 19वें का वो है 2030 तक 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक आप इसमें एक चीज याद रखिए, थोड़ा सा फैक्चुअल एरर है। अगर इकोनॉमिक सर्वे, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर को 2030 तक 110 लाने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है ना, 100 से कम नहीं लिखा हुआ है। पर चूंकि 100 से कम के लक्ष्य की हम बात करें तो कुछ अन्य सोर्सेस में लिखा हुआ है 2030, पर इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है 110, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है गलती भी हो सकती है। तो अभी आप इसका आंसर क्या याद रखेंगे? 2030 साल, तो लक्ष्य तो 2030 तक का ही रखा गया है, तो आंसर इसका 2030 ही। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना। ठीक है, अच्छा जोड़ी बनाओ वाला ये क्वेश्चन है, जोड़ी बनाओ यानी उसका आंसर उधर है, हम यही देख लेते हैं इसका क्या क्या आंसर है। तो याद रखना है कि भाई स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर परिवार का सदस्य 50 वर्ष से कम हो तो सामान्य मृत्यु दर पर, सामान्य मृत्यु दर पर 2 लाख का अनुदान है, पूर्ण विकलांगता पर भी 2 लाख का अनुदान है, यदि आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख का अनुदान है, और दुर्घटना पर मृत्यु होती है तो 4 लाख। देखिए सामान्य मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु ऐसा अलग अलग चीजें होती है ना। सामान्य मृत्यु यानी नेचुरल डेथ हो गई, उस आदमी की उम्र हो चुकी थी या उस व्यक्ति का हार्ट अटैक आया, उसे कुछ शारीरिक या स्वास्थ्य की बीमारी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, ये सामान्य मृत्यु कहलाता है। और दुर्घटना मृत्यु ने एक्सीडेंट हो गया, भाई पत्ता संग्रहण कर रहा था, पेड़ गिर गया मर गया, जानवर अटैक कर दिया मर गया, या किसी अन्य प्रकार की अनहोनी हो गई, ये सब दुर्घटना मृत्यु आता है, यानी अनचाही मृत्यु। आप इसकी कल्पना नहीं किए थे क्योंकि आपको कोई ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए हर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो होता है या हर एक्सीडेंटल डेथ में जो कवर होता है वो ज्यादा ही होता है, हर केसेस में डबल ही होता है। तो इसीलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 4 लाख। ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज याद रखेंगे, सही मिलान कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। साथ ही याद रखेंगे भाई कब से है ये? 2020। ठीक, महेंद्र कर्मा जो तेंदुपत्ता संग्राहक संरक्षण योजना है कब से चालू है छत्तीसगढ़ में? 2020। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 21, ये वाला तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने पुलिस रेंज हैं? तो 6 बन चुका है ना, 5 पांचों संभाग के लिए, 6वां राजनांदगांव के लिए बन चुका है, याद रखेंगे। ठीक,
छत्तीसगढ़ की बड़ी बायोडायवर्सिटी वाला नगर वन किस जिले में स्थित है? तो निर्माणाधीन है, ये कहां पर है? दुर्ग में, नंदिनी के पास। नंदिनी के पास बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, इसे ही कहा जा रहा है सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी वाला नगर वन। ठीक है, कहा? नंदिनी के पास, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव का विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर सरगुजा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बाबा का जो क्षेत्र है अंबिकापुर है। यह प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इन्हें प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वे 2009 से 13 तक नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, ये वाला गलत है, यानी आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो भाई सुहागपुर से तो कोयला की होती ही है डेफिनेटली, रामकोला से भी होती है, तातापानी से भी होती है, चार गांव और सरगुण भाटा से नहीं होती। चार गांव से आपका लौह अयस्क का क्षेत्र है, यहां से नहीं होती। तो कहां कहां से होती? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये जो टेस्ट है ये थोड़ा सरल है, फैक्चुअल चीजें इसमें ज्यादा है, तो उन फैक्चुअल चीजों को आपको फोकस करना है। इसमें भी आपको डाउट केवल डेटा से संबंधित हो सकता है, जहां जहां एक्सप्लेनेशन की चीजें हैं, जहां मुझे लग रहा है कि आपको कुछ और जानने की आवश्यकता है, मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही आप आंसर, जिन्हें जिन्हें पता है, जो जो टेस्ट दे चुके हैं उन्हें तो पता ही है आंसर, क्या उन्होंने टिक मारा और क्या सही आंसर लिया गया है। जो टेस्ट नहीं दिए हैं वो बिल्कुल साथ में प्रैक्टिस करते चले, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स पे बताते चले और चेक करते रहें कि आप सही है कि गलत है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का किसके साथ मर्ज हुआ है? ठीक है, तो भाई ये विद्युत उत्पादन कंपनी प्रोडक्शन के साथ नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नहीं हुआ है, ट्रेडिंग के साथ नहीं हुआ है, यानी ये तीनों नहीं है। क्योंकि किसके साथ हुआ है? ट्रांसमिशन के साथ हुआ है, याद रखेंगे। आई नहीं समझ लेना ना, ट्रांसमिशन। छत्तीसगढ़ स्टेट CSPTCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में मर्ज किया गया है विद्युत होल्डिंग कंपनी को। ठीक है, CSPTCL याद रखेंगे, CSPTCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? प्रदेश में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में शामिल नहीं है। तो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में आपके तीन ही शामिल है, औषधि, ऑटोमोबाइल और वस्त्र। तो याद रखेंगे तीन शामिल है, तो कौन नहीं है? बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल कहीं भी नहीं होगा, तो ये आप तुक्का मार के भी सही टिक मार सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम, सबसे पहले तो याद रखना है कि ये अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम बाल दिवस 14 नवंबर 2022 से इसे प्रारंभ किया गया। अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत महिलाओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, साथ ही उन्हें शिक्षा प्रदान कैसे किया जाए ये भी घरेलू महिलाओं को सिखाया जा रहा है। और इस प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो 2022 का शिक्षा क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जो दिया गया है वो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। किस योजना के लिए? अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के लिए। कब से प्रारंभ हुआ है? 14 नवंबर 2022 से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कह रहा है कि मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित करने वाली छत्तीसगढ़ देश की कौन सी राज्य है? तो छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है। 2023 में ही ये विधेयक पारित हुआ है, बहुत चर्चा में रहा है देश भर में। और पहला राज्य याद रखना है आपको, महाराष्ट्र है। तो मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है, और दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ श्रमिक साक्षरता के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? छत्तीसगढ़ श्रमिक साक्षरता के मामले में याद रखना है पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उस डेटा को याद रखेंगे, फैक्चुअल डेटा है।
सतत विकास लक्ष्य में शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 2030 जो है, इसमें शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य कितना रखा गया? 115। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन था मातृत्व मृत्यु दर, वो भी सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत ही, इसीलिए मैं आंसर आपको 2030 ही लेने बताया, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में वो 110 लिखा था। मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख में काउंट किया जाता है और शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में काउंट किया जाता है, इसीलिए वहां 100 के आसपास आपको डेटा दिखेगा। अच्छा, वर्तमान में मातृत्व मृत्यु दर याद रखेंगे 160 है। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बता पाया, वर्तमान में मातृत्व मृत्यु दर की हम बात करें तो वह 160 है ना, और वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितना है? 15। ठीक है, सॉरी, शिशु मृत्यु दर का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है? 15। याद रहेगा? फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर एक चीज को ध्यान रखेंगे कि जो मातृत्व मृत्यु दर है वो प्रति 1 लाख में उसका निर्धारण किया जाता है, प्रति 1 लाख में मरने वाले माताओं की संख्या, और उसी तरीके से प्रति हजार में मरने वाले शिशुओं की संख्या कहलाती शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में काउंट होगा, इसीलिए संख्या आपको कम दिखेगा। 2030 तक इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? 15। और वही 2030 तक जो मातृत्व मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया है वो है 110। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संबंध में सत्य कथन है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संबंध में सत्य कथन क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रथम व प्राचीनतम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य शिक्षा शास्त्री ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे? नहीं, ये थे जे योगानंद। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के जो प्रथम प्राचार्य थे वो थे जे योगानंद, जो महासमुंद से थे। और जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में लिखा है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा 1937 में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया गया था और इसी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का गठन किया गया। तो ये तीसरा वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जगह किसका नाम होना चाहिए था? आचार्य जे योगानंद जी का नाम होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए गलत। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह से संबंधित फैक्ट याद रखेंगे कि 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा क्या है? सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32वां, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही क्रम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही क्रम है, तो पहले नंबर पे तो बलौदाबाजार ही है, जिसे आप लोगों ने रटा होगा। दूसरे नंबर में बेमेतरा है और तीसरे नंबर में क्या है? कबीरधाम। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसा क्रम से भी याद रखेंगे। दिल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत रेलवे लाइन की लंबाई 95 किलोमीटर है। फैक्चुअल डेटा है, याद रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 को देखते हैं। ठीक, बीपीएल बुक बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बीपीएल बुक बैंक योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी, याद रखेंगे। प्रदेश में राजकीय राजमार्ग की लंबाई 4137 किलोमीटर है। फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा वाला क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना है। वर्ष 2021-22 में निशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत कितने छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका डेटा याद रखना है, 29.26 लाख। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका डेटा भी आपको याद रखना है, 2.1% की कमी आई। फिर अगला लिखा हुआ, निम्न में से किन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्रभार दिया गया था? तो भाई दुर्गा शरण चंद्र को भी दिया गया था, MS पैकरा को भी दिया गया था, नरेंद्र सिंह भदौरिया को भी दिया गया था, पुरंदर मिश्रा को नहीं दिया गया था। इसीलिए आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं।
प्रशासनिक संगठनों की आत्मा सत्ता कहलाती है। ये डेटा याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई भी निदेशालय नहीं है? कार्मिक विभाग के अधीन कोई भी डायरेक्टरेट नहीं है, कोई भी निदेशालय नहीं है। याद रखेंगे जिन्हें नहीं पता। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई है? देखिए ये थोड़ा सा विवादित टाइप का है, इसमें आंसर हमारे द्वारा लिया गया है इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में संयुक्त वन प्रबंधन, पहला तो याद रखेंगे जो जून 1990 लिखा हुआ है, तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा 1 जून 1990 में अपनाई गई। ठीक है, तो भारत का तो डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। छत्तीसगढ़ का अलग अलग सोर्स में अलग अलग जगह लिखा हुआ मिलता है। कुछ जगह आपको 2001 लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह आपको 2002 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो संशोधित है वो 2002 है। ठीक, ये वन विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसीलिए आप इसका आंसर 2002 ले सकते हैं। इसीलिए हमने क्या लिया है, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना है कौन होता है, ग्रामीण विकास विभाग है, इसीलिए विकास आयुक्त होता है। ठीक है, बहुत सरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। इसमें आपका आंसर होगा 65.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 65.12%। एग्जाम का क्वेश्चन है ना ये। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? तो भाई आपको नाम से लग रहा है धमधा बस में नहीं है, बाकी सभी अनुसूचित क्षेत्र है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय देश में कब स्थापित हुआ? तो देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय याद रखना है, देश में स्थापित किया गया है 2016। कहां? नया रायपुर में। देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय 2016 में नया रायपुर में स्थापित किया गया। असत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं, याद रखते हैं। असत्य कथन क्या लिखा हुआ है कि देश में तेंदुपत्ता संग्रहण में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। नहीं भाई, पहले स्थान पर है, याद रखना है। कौन से स्थान पर है आपका? छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, तो ये तो असत्य हो गया, यानी ये हमारा आंसर रहेगा। यानी पहला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सी वाला तो हो ही नहीं सकता। एक मानक बोरा में 40,000 पत्ते होते हैं, नहीं, एक मानक बोरा में कितने पत्ते होते हैं? 50,000, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। असत्य का चयन करना है तो पहला और दूसरा, तो आपका दूसरा तो रहेगा ही, पहला के साथ दूसरा यहाँ है, यानी ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, इसीलिए आपका आंसर एग्जैक्ट होगा क्या? पहला और दूसरा, यही दोनों असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान सुमेलित नहीं है? दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय 1983, जी हाँ बिल्कुल सही है। श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय 2002-3 बिल्कुल सही है। लारी स्कूल जो है 1913 बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय ये 2020 है, 2019 नहीं है, क्या है? 2020, इसीलिए आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या लिखा है कि प्रदेश में कौन सा स्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, AAFT ये तो स्टेट द्वारा ही संचालित है। ठीक है, ये आर्ट एंड मीडिया से संबंधित विश्वविद्यालय है। ठीक है, AAFT रायपुर में है और ये राज्य सरकार द्वारा ही संचालित है। हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय ये भी राज्य सरकार द्वारा संचालित है। अब आप लोगों को लगेगा इसमें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लिखा रहता है, नहीं, पर ये राज्य सरकार का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
डॉक्टर श्यामा मुखर्जी सूचना प्रौद्योगिकी, ये केंद्र सरकार द्वारा है, ये केंद्र सरकार द्वारा है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे द्वारा डिलीट किया गया कि क्वेश्चन क्या है, कौन सा संस्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है। दो ऑप्शन इसके अंतर्गत आ गए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने डिलीट किया है। तो दोनों ऑप्शन कौन कौन से राज्य सरकार वाले, दोनों है, एएफटीबी है और हिदायतुल्लाह। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लिखाता है ना, फिर से बता रहा हूं, लेकिन वो नेशनल नहीं है, वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी ही, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शासकीय कार्य क्षेत्र क्रेडा द्वारा संचालित कार्यक्रम आपका भाई कौन कौन सा है, सौर तापी कार्यक्रम तो है ही, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम भी है ही, राष्ट्रीय बायोगैस, यानी आपका आंसर होगा क्या, उपर्युक्त सभी। भाई उपर्युक्त सभी वाले केस में यदि आपको दो भी मिल जा रहे हैं तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर आना है, दो में भी आप टिक पढ़ के आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा याद रखना है कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 और 52 सुमेलित है पहचानना। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, आरक्षित वन, ये 43.13 है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। संरक्षित वन ये 40.22 है, ये 43 है ना, इसीलिए ये भी गलत हो गया। और 16.65 ये बिल्कुल सही है, यानी केवल 3 ही है जो हमारा सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, माइकल पर्वत श्रेणी के सागौन वन को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो ये जिन्हें नहीं याद है याद रखना है, आर्द्र और शुष्क वन की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में वन नीति कब प्रारंभ की गई है, 2001। ठीक है, छत्तीसगढ़ वन नीति 2001 एक ही है, कोई इसमें ईयर में परिवर्तन है ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ वन नीति 2001, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की श्रेणी में शामिल नहीं है, बांस मुख्य वनोपज है, लघु वनोपज नहीं है, याद रहना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में कितने लघु वनोपज का क्रय किया जा रहा है, तो याद रखना है 67, कुछ कुछ जगह आपको 66 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वर्तमान में कितना है, 67 लघु वनोपज। ठीक, फिर उसके बाद लिखा हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य कथन, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य कथन। चलिए इतने में आपको शायद दिख जाएगा, पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सिद्धकचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्ति किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सिद्ध कदाचार के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद मुक्त किया जाता है, नहीं, जब राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है तो राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाएगा, सामान्य सी बात है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ते केंद्र संचित निधि पर भारित होते हैं, भाई जब काम वो राज्य सरकार के लिए कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं, तो केंद्र की संचित निधि पर भारित नहीं होंगे। पांचवा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होता है, बिल्कुल सही, यानी सत्य कथन है पहला, दूसरा और पांचवा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला, दूसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना कब की गई है, तो डेटा याद रखेंगे 10 दिसंबर 2022 को की गई। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कथन लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 हमसे ये कह रहा है, पहला कथन,
राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के 5 परियोजना मंडल थे। जी हाँ, पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, वर्तमान में 8 परियोजना मंडल है, नहीं, वर्तमान में 9 वन परियोजना मंडल है। तो दूसरा कथन गलत, केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है। सरल क्वेश्चन है। आगे चलते, जिन्हें नहीं पता याद रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग ही राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ वन विकास निगम में 4 परियोजना मंडल थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ। जिन्हें नहीं पता है वो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना, सत्य कथन का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 59 में। देख क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना मई 2001 में की गई थी, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय रायपुर में है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ वन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर में स्थित है, नहीं, ये भी रायपुर में ही स्थित है, इसीलिए तीसरा गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा क्या, केवल 1 और 2 ही आपका सत्य कथन, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र के माध्यम से कितने उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, याद रखेंगे, 120 उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, तो याद रखेंगे 6615। ऑप्शन नंबर ए, 6615 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 62, कथन एक लिखा हुआ है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। तो 1983 में नहीं, कांगेर वैली नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में की गई थी। तो पहला वाला कथन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला कथन, कांगेर वैली की स्थापना 1982 में की गई थी। कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ त्रासी दिया हुआ है। इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1985 में घोषित किया गया था। ठीक है, फिर बाद में इसे कैंसिल कर दिया। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1986 में बना है। क्षेत्रफल कांगेर वैली का बहुत कम होने के कारण इसे बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया। तो यहां पर हो जाएगा क्या, हमारा पहला कथन असत्य है और दूसरा सत्य है। ठीक है, तो केवल कथन एक असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन एक असत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 से घटकर, याद रखना है कितनी हो गई है, 17 हो गई है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा इसमें जो टेबल है वो आगे पीछे हो गया है, ध्यान देंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा डिलीट किया गया है, क्योंकि उदयंती जो अभ्यारण्य 1983 लिखा हुआ है, ये 1985 मैक्सिमम सोर्सेस में लिखा हुआ है, इसीलिए इसे हमने हटाकर क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो इसीलिए डिलीट किया, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, हमें असत्य कथन को चुनना है, ध्यान रखेंगे, असत्य कथन को चुनना है भाई। पहला लिखा हुआ है स्थापना जुलाई 2003, यही असत्य है, क्योंकि स्थापना कब हुई है इसकी, 2004 में हुई है। इसका पूर्व नाम औषधि पादप बोर्ड था, जी हाँ, ये कथन तो बिल्कुल सही है। तो एक असत्य है, केवल कथन एक असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, छत्तीसगढ़ में काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जगदलपुर। बहुत सरल क्वेश्चन है। प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, बिलासपुर। बहुत सरल क्वेश्चन है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है, कथन एक, छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2006 में की गई, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 51.67% में फैला हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों सत्य है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या कह रहा है कि लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत कौन से वन मंडल शामिल है।
तो भाई कोरबा तो है ही, कटगोरा भी है, सरगुजा भी है, धर्मजयगढ़ भी है। यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लमनी पक्षी विहार कहां पर है? तो लमनी पक्षी विहार कहां पर है भाई? जगदलपुर में, बिल्कुल बन चुका है लमनी जो बर्ड पार्क है, जगदलपुर के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड किसकी संयुक्त कंपनी है? छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन एवं उत्खनन, तो खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी 10.75% है। देखिए पिछले सीजीपीएससी प्री में इकोनॉमिक सर्वे के इस प्रकार के डेटा से काफी क्वेश्चन आए थे, तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए अलग से वीडियो बनाने का मैं जरूर प्रयास करूंगा और वहां पर हम इकोनॉमिक सर्वे के सारे डेटा को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक, अभी तो 100 क्वेश्चन हमें देखना है एक वीडियो के अंतर्गत, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं और फास्ट चलना थोड़ा सा जरूरी भी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन एक, छत्तीसगढ़ में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना नवंबर 2015, ये नवंबर ही गलत है, कब की गई है? दिसंबर 2015 में की गई है, तो ये वाला कथन तो हमारा पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, मुख्यमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत 28 जिलों में खनिज संस्थान न्यास, 28 जिलों में खनिज संस्थान न्यास है, डीएमएफ है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना नहीं है, प्रधानमंत्री। ठीक है, इसीलिए दोनों कथन क्या कहलाएंगे? हमारे असत्य कहलाएंगे। चलिए भाई, मुख्यमंत्री खनिज संस्थान न्यास का प्रमुख होता है, पर खनिज कल्याण योजना जो है वो प्रधानमंत्री के नाम पे, ध्यान रखेंगे ना ये फर्क। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74, छत्तीसगढ़ में देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत, 6.89% कार्बन स्टॉक कहां है? छत्तीसगढ़ में। डेटा बिल्कुल रट लेंगे। कोंडागांव जिले में मुख्यतः कौन से खनिज का भंडार है? तो याद रखना है केवल बॉक्साइट। कोंडागांव जिला की बात करें तो मुख्य भंडार वहां पे कौन सा है? केवल बॉक्साइट का है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में संगमरमर किस जिले में प्राप्त होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, केवल सुकमा में प्राप्त होता है और कहीं प्राप्त नहीं होता है ना। सुकमा में आपका गोंगला, रामाराम, ये जो क्षेत्र है ये संगमरमर के प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। कथन एक लिखा है, छत्तीसगढ़ में खनिज विकास निगम की स्थापना जून 2001 में की गई थी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अंतर्गत 5 परियोजनाएं संचालित है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 5 परियोजनाएं हैं आपकी, कोल की, लौह अयस्क की, टिन की, कोरंडम की और बॉक्साइट की। 5 जो परियोजनाएं हैं वो संचालित है। ठीक है, सीएमडीसी छत्तीसगढ़ स्टेट छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके अंतर्गत 5 परियोजना जो संचालित है वो यही है, क्या क्या? कोल, लौह, टिन, कोरंडम, बॉक्साइट, ध्यान रखेंगे। हीरा की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? किम्बरलाइट चट्टान से होती है। बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक, कैसेटेराइट से टिन मिलता है ना, और ग्रेफाइट तो क्या है? कार्बन का ही एक अपर रूप है, आपको पता ही है, कोयले का ही एक अपर रूप, कोयले नहीं सॉरी, हाँ यही कोयले का ही एक अपर रूप है आपका ग्रेफाइट। और क्वार्ट्जाइट तो पता ही है आपको। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी जुड़ी बना वाला क्वेश्चन है, खनिज और हिस्सेदारी, इस प्रकार का इसे हम बना लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका? कोयला उत्पादन, तो आपको पता ही है कोयला उत्पादन जो रहेगा वो सभी प्रकार के खनिजों में सर्वाधिक है, तो पहले का तो आपका पहला ही होगा, और पहले का पहला यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, यानी ए और सी तो आपका आंसर नहीं हो सकता। बॉक्साइट की हम बात करेंगे तो बॉक्साइट इन सब में तो कम है, तो यानी सी का तो आपका क्या होगा? चौथा।
तो सी का अगर चौथा होगा यानी सी का चौथा तो आपका ये होगा और ये वाला नहीं होगा, यानी सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आप जोड़ी बनाओ वाले जो प्रश्न है उसको इस तरीके से ही हल किया करें, जो एग्जैक्ट आपको पता है। भाई मुझे जो लगता है कि एग्जैक्ट पता होना चाहिए वो यही है, तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे तो आंसर में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आपने सही ही टिक किया है। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ कथन एक, मुख्य खनिज ब्लॉक की ई नीलामी वित्तीय वर्ष 2015 से की जा रही है। जी हाँ, सत्य कथन है। इसके अंतर्गत 21 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की जा चुकी है। जी हाँ, दोनों कथन हमारे जो है वो बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा डिलीट किया गया है कि खनिज भंडार का कौन सा क्रम आरोही क्रम में सही है। अब क्या है, डिलीट करने के कारण स्वाभाविक है, दिख रहा है कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है और सारे ऑप्शन हमारे क्या है, घटते क्रम में लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया। लेकिन अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो भाई हाँ, सबसे ज्यादा हमारा भंडारण कोयला का रहेगा, फिर आपका लौह अयस्क का रहेगा, चूना पत्थर का रहेगा, बॉक्साइट का रहेगा, टीन का रहेगा, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कब, घटते क्रम में अगर हम भंडारण की बात करें तो, पर हमने इसे डिलीट किया है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद सही जोड़ी मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। क्या लिखा हुआ है, तापीय क्षमता, तापीय क्षमता कितनी भाई, छत्तीसगढ़ की 2840 मेगावाट, जलीय क्षमता है 138 मेगावाट, अन्य है आपका 6। जोड़ी बनाओ में टिक कर लेंगे, बहुत सरल है। सिकासार जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है, बहुत सरल है, आपका पैरी नदी पर है, गरियाबंद जिले में है। क्रेडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, बहुत सरल है, क्रेडा के वर्तमान अध्यक्ष है मिथिलेश स्वर्णकार। मिनी माता हसदेव जल विद्युत परियोजना 40-40 मेगावाट के 3 है, बिल्कुल सही है, 120 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 86, बोधघाट जल विद्युत परियोजना इंद्रावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। बोधघाट जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता 600 से घटाकर 200 नहीं 500 से घटाया गया है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी केवल कथन एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 87, छत्तीसगढ़ सरकार की सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष से संचालित है, तो याद रखना है अप्रैल 2017 से मार्च 2027 तक। सॉरी, ये छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति है। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क 133A, ठीक है, ये 133 नहीं 163A, ये जो गीदम से दंतेवाड़ा जाता है वही सबसे छोटा नेशनल हाईवे 163A, गीदम से दंतेवाड़ा। ठीक। कथन नंबर 1, कृषि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 3 HP तक कृषि के लिए बिजली बिल में 7,000 प्रति यूनिट की वार्षिक छूट दी जाती है, तो ये 7,000 नहीं है, ये 6,000 है। ठीक है, सही डेटा याद रखेंगे, 7,000 नहीं है, ये कितना है भाई, 6,000 है, इसीलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा। कृषि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 3 HP से 5 HP तक के कृषि के लिए बिजली बिल में 8,500 यूनिट प्रति वर्ष की छूट दी जाती है, 8,500 नहीं है, ये कितना है, 7,500 है, इसीलिए गलत है। कृषक जीवन ज्योति योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2009 में प्रारंभ में की गई योजना है, इससे कई बार व्यापम और पीएससी के अंतर्गत प्रश्न आए हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो यहां पर हमारा दोनों गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्या 90। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए हमें कह रहा है कि भाई राज्य स्थापना के समय विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता का 1260 नहीं है, गलत है। 22 वर्षों में विद्युत स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कथन है। इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ेंगे, विद्युत एवं आधारभूत संरचना वाला जो चैप्टर है उसके फ्रंट पेज का पहला लाइन यही है, पहला या दूसरा लाइन आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे जब भी पढ़े तो उसके सभी चैप्टर के जो फ्रंट पेज होते हैं, पहले पहले पेज होते हैं सभी चैप्टर के ना, उसे जरूर पढ़ लें, उससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्न में से किस क्षेत्र को डायमंड परियोजना के अंतर्गत एनएमडीसी, सीएमडीसी, एनसीएल पूर्वेक्षण खनन संक्रियाओं
आरंभ करने हेतु आरक्षित किया गया है, तो ये है आपका बलौदा। बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक, ये महासमुंद में है ना, गरियाबंद क्षेत्र में नहीं है। बाकी सभी आपके गरियाबंद के डायमंड ब्लॉक है जहां ऑलरेडी खनन किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। कुचनूर, कुचनूर किस खनिज की प्राप्ति के लिए यहाँ पर खनन किया जाता है? तो कुचनूर जो है यहाँ पर गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। कुचनूर काहे के लिए प्रसिद्ध है? गार्नेट। छत्तीसगढ़ में उत्खनन किए जाने वाले कोयला कौन से प्रकार के हैं? तो भाई बिटुमिनस प्रकार के हैं। एंथ्रेसाइट तो बहुत लिमिटेड जगह मिलता है भारत में। एंथ्रेसाइट जैसे कि आपका झरिया और आसपास के क्षेत्र, कारगिल, वहीं बस मिलेगा। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला रहेगा। सेकंड नंबर बिटुमिनस जो है वो मिलता है छत्तीसगढ़, और मैक्सिमम भारत में सभी जगह बिटुमिनस ही मिलता है, ठीक है। लिग्नाइट एक ही जगह है, तमिलनाडु में नेवेली। नेवेली में ही लिग्नाइट कोयला का उत्पादन किया जा रहा है। नेवेली कोल कॉर्पोरेशन है जहां पर, वहीं किया जाता है, ठीक। चलिए याद रखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ कौन है? वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की बात करें तो वी श्रीनिवास राव, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, याद रखेंगे। देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन था, रिपीट हो गया, ध्यान रखेंगे। गुरघासीदास नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई है? तो गुरघासीदास नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में की गई है। ये पहले संजय नेशनल पार्क था, संजय गांधी नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ में मिलाकर संजय नेशनल पार्क था। बाद में छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसका नाम गुरघासीदास नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। तो पर जो स्थापना 81 में हुई है वो संजय नेशनल पार्क के नाम से ही हुई है, ठीक। बटरफ्लाई पार्क कहां पर है? तो बटरफ्लाई पार्क याद रखेंगे कांगेर वैली नेशनल पार्क में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। खनिज ऑनलाइन ये हमारे द्वारा डिलीट किया गया है। क्यों डिलीट किया गया है? क्योंकि खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना जो है वो जून 2019 में प्रारंभ की गई है ना, ध्यान रखेंगे। ये कब प्रारंभ की गई है? जून 2019। और चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसीलिए इसे डिलीट किया गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था? तो रुद्री पिकअप जल विद्युत परियोजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना रही, ठीक। इसके बाद आता है मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता तो 1000 वाट है। इसी विद्युत ताप विद्युत संयंत्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। तो मड़वा तेंदुभाटा की विद्युत उत्पादन क्षमता याद रखेंगे कितनी है? 1000 मेगावाट। तो इस प्रकार ये जो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत दूसरा टेस्ट था ये काफी सरल था, इसे हम सरल कैटेगरी में ही रखेंगे। मॉडरेट के आसपास का टेस्ट था, फैक्चुअल चीजें ज्यादा थी। मैं आशा करता हूं कि किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं है। डाउट रहने पर आप चंद्रा एकेडमी में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप सीधा मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। जिसको ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चंद्रा एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। चंद्रा एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी प्रारंभ कर दी गई है। तो चंद्रा एकेडमी में आप सीजीपीएससी प्री, मेंस, व्यापम या किसी विषय की पृथक कक्षा जैसे गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़, सभी कोर्सेस ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन और ईयरली सब्सक्रिप्शन, इवन मेंस जैसी तैयारी के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।